Hello everyone, how are you? Today we are going to discuss about emerging technologies used in database. So myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in CSC and BC department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today's subject is DBMS and the topic is emerging technologies from unit number 4. So emerging database technologies बेसिकली ये वो टेक्नोलॉजी है जो अभी हम करंट सिनेरियो में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 5 टर्म्स हैं या 5 टेक्नोलॉजीज है जिनके बारे में हम बात करेंगे। आज डिस्कस करेंगे इंटरनेट डाटाबेस और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। उसके बाद हमारे पास मोबाइल डाटाबेस है, देन आपका स्पेटियल डाटाबेस है एंड वन मोर इज मोबाइल मल्टीमीडिया डाटाबेस और मोबाइल डाटाबेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट डाटाबेस एंड आपका नेक्स्ट वन इज डिजिटल लाइब्रेरी। बेसिकली इंटरनेट डाटाबेस हमारे पास क्या है, हम इंटरनेट डाटाबेस को और वेब डाटाबेस को दोनों इंटरचेंजेबली टर्म एज इंटरचेंजेबली टर्म्स की तरह दोनों को यूज कर सकते हैं। बेसिकली वेब डाटाबेस की अगर हम बात करें तो है क्या, हम लोग जो भी काम आजकल जितना भी हम देखते हैं कि जितना भी वर्किंग है, मैक्सिमम जो वर्क है वो हमारे पास आजकल सारा का सारा किस पे होता है, इंटरनेट पे होता है। तो वहाँ पे हमें स्टोर करने के लिए कोई ना कोई डाटाबेस भी चाहिए। किसी भी कस्टमर की अगर इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है तो कोई ना कोई डाटाबेस भी चाहिए, और वही जो डाटाबेस हमारे पास वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनेट डाटाबेस या वेब डाटाबेस। अब वेब डाटाबेस में आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ही ले, जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर हम जीमेल की ही बात करें या फेसबुक की बात करें, जब हम स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे एक हमारे पास फॉर्म मिलता है ऑन द फ्रंट पेज, या हम बोले उस पर्टिकुलर साइट के होम पेज पे। सो वहाँ पे हमारे पास वहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं, वो नंबर ऑफ फील्ड्स हमें एंटर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एंटर योर नेम, देन योर जेंडर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मेल आईडी, देन योर पासवर्ड। सो इस तरीके की कुछ फील्ड्स होती हैं जो हम लोग वहाँ पे एंटर करते हैं, और जब हम उस चीज़ को पर्टिकुलर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे पास फ्रंट पेज है, ये हमारे पास बेसिकली HTML टाइप्स जो लैंग्वेज होती हैं, जो वेब बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, उनके उन पर ये चीज़ें सारी की सारी उन लैंग्वेजेस में हम लोग ये पेजेस बनाते हैं, ये फॉर्म बनाते हैं। अब जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा जो हमने स्टोर किया ये कहीं ना किसी जगह पे जाके स्टोर होगा, क्योंकि अगर जब मैं कल को लॉगिन करूंगा तो जो लॉगिन आईडी जो मैंने वहाँ पे ईमेल डाला है या मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाला है और मैंने पासवर्ड जो फील्ड वहाँ पे एंटर की है, तो वो दोनों मैच होंगी तभी मेरे पास वहाँ पे हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जाके मेरी स्टोर होंगी। जब ये चीज़ें मेरे पास कहीं न कहीं स्टोर होंगी तो उसके लिए स्टोर करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई डाटाबेस होगा। अब यहाँ पे तो जैसे हम पहले काम हो जाता था कि हमने फाइल के अंदर कुछ डिटेल्स एंट्री की और अपना काम फिनिश, तो अब वो तो है नहीं। लाखों लाख मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हमारे पास हैं, मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं जो डेली लॉगिन करते हैं, डेली यूज़ करते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, भले ही वो कोई भी हो। तो वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो कुछ नए यूज़र भी आते हैं जो कि वो फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो भी डाटाबेस में जाके डाटा स्टोर होगा। कुछ वो यूज़र भी जो ऑलरेडी यूज़र है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के या पर्टिकुलर साइट के, तो वो वहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो जब लॉगिन करते हैं तो वो डाटा को कहाँ पे मैच करती है, हमारे डाटाबेस में। तो वो जो प्रोसेस है हमारे पास वो पूरी कंप्लीट प्रोसेस, सिंपल जो हमने एग्जांपल दिया, तो ये जो इस टाइप की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास कहाँ पे वर्क होती है, इंटरनेट डाटाबेस में। अब यहाँ पे इंटरनेट डाटाबेस में बेसिकली है क्या, कि हमारे पास एक क्लाइंट मशीन होती है, एक सर्वर मशीन होती है। क्लाइंट मशीन पे हमारे पास जो कोड होता है वो हमें दिखता है HTML की फॉर्मेट में, कि कुछ आप देखोगे जब उस पर व्यू सोर्स कोड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे दिखता है कि कुछ HTML का कोड है, और कुछ हमारे सामने GUI बेस्ड एक फ्रंट पेज हमें दिखता है कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें
फिल करनी है। वहीं पे फिर जब वो चीज़ें दूसरे एंड सर्वर साइड पे जाती है तो वहाँ पे हमारे पास ऐसा बैक एंड वर्क हो रहा होता है हमारे पर्टिकुलर डाटाबेस से रिलेटेड। हमारे पर्टिकुलर डाटाबेस में हो सकता है कि हमें कुछ क्वेरी रन करके हमें कोई डाटा फैच आउट करना हो। जैसे जब हम वहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी साइट पे आप लोग लॉग इन करोगे तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में क्वेरी रन होगी जो कि मैच करेगी कि पर्टिकुलर यूजर नेम पर्टिकुलर पासवर्ड से मैच करता है या नहीं करता है। इफ मैचिंग देन द पर्टिकुलर यूजर लॉग्ड इन, अदरवाइज एरर मैसेज जनरेट हो जाता है वहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीटली इस टाइप की जो प्रोसेस है वो हमारे पास इंटरनेट डाटाबेस के अंदर है। अब इसके अंदर हमने बात की कि हमारे पास तो हमारे पास ये सारी वर्किंग चलती है। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, क्लाइंट साइड से एक कोड जाता है हमारे पास। जैसे सपोज करो कि हमने कोई साइट यहाँ पे सर्च की www.xyz.com। अगर वो पर्टिकुलर साइट हमारे पास अब क्या जाएगी, सर्वर साइड पे जाएगी। सर्वर साइड पे जाके वो जो एप्लीकेशन हम लोग सर्च कर रहे हैं वो वहाँ पे चेक की जाएगी। अगर वो वहाँ पे मिलेगी देन तो ओके, अदरवाइज नहीं मिलती है तो आप लोग देखते हैं तो काफ़ी बार एक एरर मैसेज आता है HTTP 404 नॉट फाउंड। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर आप जो URL चेक कर रहे हो वहाँ पे नहीं है। अब जब क्लाइंट ने यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस की फेसबुक के बारे में कि क्लाइंट ने जब facebook.com को वहाँ पे एंटर किया है URL के अंदर, और जब यहाँ पे facebook.com एंटर करने के बाद जब हमने क्लिक किया है तो फर्स्ट टाइम पे हमारे पास क्या है कि जो हमने वर्क कर रहे हैं ये किस पे वर्क कर रहे हैं, अपना क्लाइंट मशीन पे, जो कि एक हमारे पास GUI बेस्ड है, जो कि हमारे पास फ्रंट एंड पेज है कि हम जस्ट अपने फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। हमने लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड डाला। अब वो सर्वर साइड मशीन पे जाएगी, सर्वर साइड मशीन उस चीज़ को वैलिडेट करेगी बाय रनिंग एनी क्वेरी। जो भी बैकग्राउंड में वहाँ पे क्वेरी रनिंग हो रही हो, जो क्वेरी वहाँ पे टाइप की गई है एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर के द्वारा, तो वो वहाँ से उस चीज़ को पहले क्वेरी को चेक किया जाएगा। इफ़ वैलिड, इफ फाउंड वैलिड, तो वहाँ से वो रिटर्न करके हमें एक पेज मिलेगा जो कि हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि होम पेज होगा किसी भी साइट का। इधर आप कोई भी वहाँ पे साइट यूज़ करें उसका होम पेज होगा। अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में हमारे पास नंबर, जो बैकग्राउंड में जो डाटाबेस की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपके नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हो सकती हैं। SQL है, एक्सेस है, ओरेकल है, DB2 है, तो इस टाइप की कोई भी लैंग्वेज वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे जब हम बात करें होम पेज की तो हमने बात की HTML है, PHP है आपकी, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है जो कि वेब बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। हम लोग वो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो बेनिफिट क्या है इस चीज़ का, फर्स्ट वन कि हमारे पास एक इंटरेक्टिव, हमें फ्रंट पेज जो है हमारे पास हमें इंटरेक्टिव लगता है कि यस हाँ भाई ये कुछ है हमारे पास। दूसरा सिंप्लिसिटी भी है। तीसरा हमारे पास वहाँ पे रिलायबिलिटी भी है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक वर्क, और यही चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि वेब डाटाबेस इज अ डाटाबेस एप्लीकेशन डिजाइन टू बी मैनेज्ड एंड एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। Website operators can manage this collection of data and present analytical results based on the data in web database application। वही जो हमने बात की कि सर्वर के पास जाएगा वो डाटा, उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन का जो डाटा होगा उसको सर्वर पे चेक करेगा, उसको वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो डाटाबेस फर्स्ट अपीयर्ड इन द 1990s एंड हैव बीन एन एसेट फॉर बिजनेस। ये हमने पहले भी बात की है, डाटा माइनिंग की बात हो या भले ही डाटा वेयर हाउसिंग की बात हो, कि हम लोग ये जो डाटा आजकल हम जो भी जितना भी वर्क करते हैं वो कहीं ना किसी फॉर्म में जाके हमारे डाटाबेस में स्टोर होता है, और फिर उस पर्टिकुलर डाटाबेस पे स्टडी या एनालिसिस किया जाता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और व्हाट मे विल बी द नेक्स्ट फॉर द कस्टमर्स। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ें डिस्क्राइब की है जो हमने अभी बात जितना भी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमारे पास इंटरनेट डाटाबेस की यूज़ करते हैं, क्यों आज की एनवायरनमेंट में इसका इतना ज़्यादा यूज़ है कि हम लोग, हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, वही यहाँ पे हमने टर्म जो हमने डिस्कस किया कि वेब डाटाबेस इनेबल कलेक्टेड डाटा टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड कैटलॉग थ्रूली विद इन 100 ऑफ पैरामीटर्स, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हमें वो पर्टिकुलर उस पैरामीटर्स को फॉलो करके अपने पास वो डाटाबेस के अंदर उस डाटा को स्टोर कराना होता है। द वेब database does not require advanced computer skills and many database software program provide an easy click and create style with no complicated coding। और जो यहाँ पे बात की कि कुछ हमारे पास जो डाटाबेस के लैंग्वेजेस है वो इस टाइप के है कि जहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। वेयरएज़ कुछ एक ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास क्वेरी रन करने के लिए हमें काफ़ी कुछ सिंटेक्स वगैरह, काफ़ी कुछ कमांडिंग लूप्स वगैरह का, काफ़ी कुछ कमांडिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ सिंटेक्स को रन करना पड़ता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने सेकंड टॉपिक की बात की थी, डिजिटल लाइब्रेरी। बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास है क्या, तो हम लोग पहले बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी आपके सामने आपके कॉलेज में भी है, हमारे यहाँ पे SIT में भी एक
हमारे पास लाइब्रेरी जिसमें नंबर ऑफ बुक्स आप लोग देखते हो कि अरेंज्ड वे में वहाँ पे रख रखी हुई होती है, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रखी हुई होती है। तो वो हम बात करते हैं कि वो एक लाइब्रेरी क्या है, फिजिकल लाइब्रेरी। बट व्हाट इज डिजिटल लाइब्रेरी? बेसिकली जो भी हम नेट पे हम लोग सर्च करते हैं रिगार्डिंग आवर बुक्स, रिगार्डिंग यूट्यूब लेक्चर्स, रिगार्डिंग पीपीटीज एंड ऑल, तो वो हमारा सारा कुछ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिजिटल लाइब्रेरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि digital library, unlike other forms of media such as print, microfilm is a specialized form of library that encompasses a collection of digital assets. Such digital objects can be in the form of visual material, text के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है। हमने यूट्यूब के बारे में बात की, यूट्यूब लेक्चर के बारे में बात की, पीपीटीज हो सकती हैं, आपकी आपकी बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। वो सारा का सारा हमारे पास कहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फॉर्म में हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ इसका बेनिफिट क्या है, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी कि 24/7 हमारे पास एक्सेस है। हम किसी भी टाइम जाके उस किसी भी पर्टिकुलर बुक को या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें नंबर ऑफ पेज के अंदर डाटा मिल सकता है। जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया कि ऑडियो के वे में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, इवन आपको पीपीटीज की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, ऑलरेडी क्रिएटेड पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको वहाँ पे डाटा मिल सकता है और ह्यूज अमाउंट में डाटा मिल सकता है। और वो भी ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा मिल सकता है एंड जो वो भी अलग अलग ऑथर्स के थ्रू हमारे पास वहाँ पे डाटा होगा। और वो भी जो ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑथर्स के जो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर उस पे, सो थॉट्स होंगे पर्टिकुलर बुक्स के बैक में। सो टोटली हमारे पास क्या है कि 24/7 एक्सेस है। नंबर ऑफ जो हमारे पास क्वांटिटी, अगर हम बात करें क्वांटिटी के बारे में, तो क्यों क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास वहाँ पे दोनों ही हमारे पास प्रोसेसेस है, आइदर इट्स ऑडियो ऑडियो फॉर्म और इट्स इन वीडियो फॉर्म और टेक्स्ट फॉर्म etc. So content of a in digital library may also be stored locally or accessed by means of networks when stored remotely. अगर हम कहीं से भी एक्सेस करना चाहें तो हमारे पास कंटेंट उस डिजिटल लाइब्रेरी का हमें मिल सकता है। तो डिजिटल लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्स दैट मे हैव एग्जिस्टेड ओनली इन अ डिजिटल फॉर्म और हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम अनदर फॉर्म टू डिजिटल फॉर्म। जैसा कि सिंपल सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट का हमने दिया हुआ है, इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि हमने कोई भी कंटेंट, कोई भी हैंड रिटन हमारे पास नोट्स है, फर्स्ट वन उसको हम पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी आपका डिजिटल लाइब्रेरी के फॉर्म में आप लोग बोल सकते हो कि यस इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। उसके अलावा हमारे पास कोई सॉफ्ट कॉपी है, उसको हम लोग पीडीएफ में या पीपीटीज के अंदर चेंज करके उसको अगर हम वहाँ पे डालें तो वो भी एक डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, वो भी एक डिजिटल लाइब्रेरी का एग्जांपल है। और जो हम अभी करंट में ये जो आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे बन रही है रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यार इसके पहले हमने डाटा वेयर हाउस की एक वीडियो बनाई है, उसके अलावा डाटा माइनिंग से रिलेटेड भी एक वीडियो बनी है। तो वो भी हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है डिजिटल लाइब्रेरी का, जहाँ पे आपको एक वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरीज के हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि द रिसोर्सेज आर जनरली स्टोर्ड इन ब्रॉड रेंज ऑफ फॉर्मेट्स। नंबर ऑफ फॉर्मेट्स हैं, हमने बात की डॉट पीपीटी भी हो सकता है, डॉट पीडीएफ भी हो सकता है, डॉट डॉक्स भी हो सकता है। और वीडियो के बारे में डॉट MP4, डॉट MP3 और डॉट WPI वगैरह के किसी भी फॉर्म में आपको फॉर्मेट में डाटा मिल सकता है। देन उसके अलावा हमारे पास क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरी की बेसिकली कोई बाउंड्री नहीं होती। अब जैसे हमने बात की कि फिजिकल लाइब्रेरी, अब अगर हम बात करें कि आपका कहीं भी जहाँ पे आप हो पर्टिकुलर वहाँ पे उस एरिया में अगर कोई लाइब्रेरी है तो वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो ओपन होती है। मीन्स अगर हम बात करें कि फिक्स टाइम ड्यूरेशन, दैट इज सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक अगर वो ओपन होगी तो जस्ट वो उसी टाइम के लिए होगी। बट अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी की बारे में बात करें तो आपको वहाँ पे कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं, आप किसी भी टाइम पे उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो हमने बात की, इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू फिजिकल लाइब्रेरी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी में, जबकि फिजिकल लाइब्रेरी में हो सकता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिले, लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। और नंबर ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज आपके सामने होंगे डिजिटल लाइब्रेरी में। अगर हम बात करें फिजिकल लाइब्रेरी में, मे और मे नोट भी कंडीशन हो सकता है कि वहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियोज ना मिले। बट इन डिजिटल लाइब्रेरी आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। डिजिटल लाइब्रेरी कैन लार्जर डिजिटल लाइब्रेरी कैन लार्जली डिफर इन टर्म्स ऑफ साइज, स्कोप एंड पर्पस। ये हमने बात की कि साइज बहुत ज़्यादा है, स्कोप भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास और पर्पस भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हो सकता है कि किसी की कोई डिमांड हो, कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उस डिजिटल लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहता हो, कोई स्टडी के लिए यूज़ करना चाह रहा है, कोई रिसर्च के लिए यूज़ करना चाह रहा है।
सो वहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती है, डिजिटल लाइब्रेरी। दे में बी मेंटेन्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे हम इनको कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन इंडिविजुअल्स भी हम इन चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में है। और डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरनेट डाटाबेस, हमारे पास दो टेक्नोलॉजीज हमने अभी पढ़ी हैं। ये हमने डिस्कस किया है दो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो कि हम करंट सिनेरियो में यूज़ भी कर रहे हैं, आपकी डिजिटल लाइब्रेरी एंड द सेकंड वन इज इंटरनेट डाटाबेस। डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंटरनेट डाटाबेस। तो यहाँ पे बात करें कि डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। लाइक अगर इंस्टीट्यूशनल वे की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन क्या करता है कि अपने अपने नोट्स, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नोट्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की पीपीटीज, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की पीडीएफ वगैरह, वो क्या करता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर दी जाती है। सो डेटा पर्टिकुलर यूजर या पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो डेट कि एक पर्टिकुलर यूजर उस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में एक्सेस कर सके और उसको वहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस वहाँ पे मिल सके फॉर स्टडी। तो ये बेसिकली आपके दो टेक्नोलॉजीज हमने आज डिस्कस की हैं, और इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम दो टेक्नोलॉजीज के बारे में और डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक यूनिट नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इमेजिन टेक्नोलॉजी में दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ें थोड़ा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एज पर एमडीयू यूनिवर्सिटी